हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ सुप्रीम। और आज का हमारा टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। डेफिनेशन ऑफ बेलर एंड बेली। A baler is an individual who temporarily give up the possession but not ownership of a good or other property under a bailment. The baler gives the possession of the good or property to another individual known as the bailee. तो चलो पहले देखते हैं कि बेलर कौन होता है। तो बेलर वो पर्सन होता है जो अपने गुड्स या अपनी किसी प्रॉपर्टी को कुछ टाइम के लिए यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे उसके गुड्स या उसकी कोई प्रॉपर्टी की पोजीशन किसी दूसरे आदमी को दे देता है। पर वो बस उसके गुड्स की पोजीशन ही देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा आदमी उन गुड्स का ओनर बन गया। ओनर के राइट्स अभी भी बेलर यानी कि वो पर्सन जिसके वो गुड्स थे उसी के पास हैं। बेली। अ बेली इज एन इंडिविजुअल हु गेन्स पोजेशन बट नॉट ओनरशिप of a good or other property. The bailee is also known as custodian. Is given with the possession of the good or property by another individual known as the bailiff. अब देखते हैं कि बेली कौन होता है। तो बेली वो पर्सन होता है जिसे गुड्स या किसी प्रॉपर्टी की पोजीशन मिलती है पर वो उन गुड्स का ओनर नहीं होता। बेली को हम कस्टोडियन भी बोलते हैं। दिस रिलेशन इन लीगल टर्म्स is called as a bailment. It is based on a contractual agreement between the bailor and the bailee. The bailment specifies the terms and purpose of the change in custody and is outlined in writing such as a receipt or chit. जब बेलर और बेली दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है तब उसे लीगल टर्म में बेलमेंट बोला जाता है। इस बेलमेंट में सब कुछ रिटर्न होता है, जैसे कि कितने टाइम के लिए होगा, किस पर्पस के लिए है और किसके पास कस्टडी होगी गुड्स की। ये सब चीज़ें बेलमेंट में लिखी होती हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि बेलर और बेली क्या होता है। अब हम देखेंगे इनके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या क्या हैं बेलर और बेली के। तो राइट्स ऑफ बेलर। फर्स्ट, राइट टू एनफोर्स बेलीज परफॉर्मेंस। द बेलर डिलीवर्स गुड्स टू द बेली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस एंड इन केस ऑफ नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट the bearer has an elemental right to achieve that purpose or obtain the benefit through the latter. तो हमारा right to enforce बेलीज परफॉर्मेंस क्या बोलता है कि बेलर बेली को गुड्स डिलीवर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए करता है। तो अगर बेलमेंट नॉन ग्रेट्यूटस है, मतलब अगर गुड्स गिफ्ट में नहीं दिए गए हैं, तो बेलर के पास ये राइट है कि वो उस पर्पस को पूरा कर सकता है जिसके लिए उसने गुड्स बेली को दिए थे, और अगर उसके गुड्स से कोई भी बेनिफिट होता है तो वो भी बेलर को ही मिलेंगे। सेकेंड, राइट टू क्लेम डैमेजेस। इन द केस ऑफ बेलमेंट द बेलर हैज द राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द लॉस इफ एनी कॉज्ड टू द गुड्स बेल्ड ड्यू टू द बेलीज नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट। तो हमारा राइट टू क्लेम डैमेजेस क्या बोलता है? बेलर के पास ये राइट है कि अगर बेली की लापरवाही की वजह से या उसने कोई गलत काम किया जिससे उसके गुड्स को डैमेज हुआ है, तो वो उन डैमेजेस का क्लेम मांग सकता है बेली से। थर्ड, राइट टू क्लेम कंपनसेशन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। इफ एनी थर्ड पर्सन डज सम इंजरी टू द गुड्स bailed or deprives the right of bailee of the use of goods, the bailor may file a suit against the wrongdoer and recover compensation from him. अब इसमें क्या होता है, अगर बेलर के गुड्स को किसी थर्ड पर्सन के कंडक्ट की वजह से गुड्स पे कोई इंजरी होती है तो बेलर रॉन्ग डूअर से कंपनसेशन मांग सकता है। फोर्थ, राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स along with accretion too. If any, the bailor enjoys the right to have the goods bail delivered back to him in a safe condition and after the time of bailment has expired or the purpose behind the bailment has been achieved, and in the absence of any contrary term in the contract, the bailor is also entitled to any accretion to the goods bailed if it occurred while the goods were in the study of bailee.
बेलर के पास ये राइट होता है कि वो अपने गुड्स वापस मांग सकता है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में जैसे उसने बेली को दिए थे, या फिर वो तब मांग सकता है जब बेलमेंट का टाइम खत्म हो गया हो, या फिर वो पर्पस पूरा हो गया हो जिसके लिए उसने बेली को गुड्स दिए थे। और अगर गुड्स से कोई फायदा या कोई चीज इंक्रीज हुई है तो वो भी बेली को बेलर को देनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि ड्यूटीज ऑफ बेलर क्या है। फर्स्ट, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स। In the case of gratuitous bailment, the bailer is expected to disclose all the defects to the bailee known to him and which would get in the way with the use of goods bailed. A non-gratuitous bailment carries a greater responsibility on the part of the bailer. He will be liable even if he was not in known of the defects. ग्रेचुइटस बेलमेंट में बेलर को सारे डिफेक्ट बेली को बताने होते हैं ताकि गुड्स को इस्तेमाल करते वक्त बेली को कोई दिक्कत ना हो। नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में बेलर की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो बेली को सारे डिफेक्ट्स के बारे में बताए। अगर वो उसे कोई भी डिफेक्ट बताना भूल गया या बेशक से उसे उस डिफेक्ट के बारे में पता भी नहीं था, तब भी बेलर ही उसके लिए लाइबल होगा। Second, duty to repay bailie's expenses. A bailier is bound to repay to the bailee expenses incurred by him for work done on the goods received under the condition of bailment, and in which he is not receiving any remuneration or deriving any benefit. बेलर की ये ड्यूटी है कि अगर बेली का कोई भी खर्चा हुआ है बेलमेंट की कंडीशन को पूरा करने में और गुड्स में से बेली को कोई फायदा नहीं हुआ है, तो वो सारे एक्सपेंसेस बेलर को बेली को पे करने पड़ेंगे। थर्ड, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू एक्सेप्ट द गुड्स आफ्टर द पर्पस फॉर विच सच गुड्स वर बेल्ड इन अकम्पलिस्ड। बेलर की ये ड्यूटी है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करे जब बेलमेंट का जो पर्पस था वो पूरा हो गया। फोर्थ, it is the duty of the bailier to indemnify the bailee for the cost incurred due to the defective title of goods bailed to the bailee. अब हमारा लास्ट पॉइंट बेलर का ये बोलता है कि बेलर की ये ड्यूटी है कि वो बेली को वो पूरी कॉस्ट पे करे जो बेली की लगी है गुड्स डिफेक्टिव होने की वजह से। तो अब हम देखेंगे कि बेली के क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं। सो राइट्स ऑफ बेली। फर्स्ट, right to compensation. The bailier is responsible to the bailee for any loss which the bailee may sustain, and the bailier was not entitled to make the bailment or to give directions respecting them if the bailier has no right to bail the goods or to give directions respecting them, and consequently the bailee is exposed to some loss, the bailier is responsible for the same. तो हमारा राइट टू कंपनसेशन क्या बोलता है कि अगर जो बेलर था वो एंटाइटल ही नहीं था, मतलब उसके पास राइट्स ही नहीं थे गुड्स को बेल करने के या कोई भी डायरेक्शन देने के बेलमेंट के रिगार्डिंग, और उसके ऐसा करने की वजह से बेली को लॉस हुआ है, तो बेलर ही उसके लिए जिम्मेदार होगा और उसको बेली को कंपनसेट करना पड़ेगा। सेकंड, राइट टू एक्सपेंसेस और रिम्यूनरेशन. The condition of bailment, the goods are to be kept or to have work done upon them by the bailee for the bailier. Thus, the bailee is to receive no remuneration. The bailier will have to repay to the bailee the necessary expenses incurred by him for the purpose of bailment. तो हमारा जो बेलमेंट है उसकी कंडीशन ही ये होती है कि बेली गुड्स को रखे और उस पर्पस को अचीव करे जिसके लिए बेलमेंट की गई है, और बेली को कोई रिम्यूनरेशन भी नहीं मिलता। तो ऐसे में जो बेली के जितने भी नेसेसरी एक्सपेंसेस लगे हैं वो बेलर को पे करने पड़ेंगे। थर्ड, राइट ऑफ लियन. इफ द बेली लॉफुल चार्ज आर नॉट पेड he may retain the goods, so the right to retain any property until the charge is due in respect
of the property are paid is called the right of lien. तो हमारा राइट ऑफ लियन क्या बोलता है, अगर बेली को लॉफुल चार्जेस बेलर ने नहीं दिए तो बेली उसके गुड्स वापस कर देगा। इसी को राइट टू लियन बोला जाता है। ड्यूटीज ऑफ बेली। फर्स्ट, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर। In the cases of bailment, the bailee is bound to take as much as care of the goods bailed to him as an ordinary and prudent man of sound mind. बेली की ये ड्यूटी है कि वो बेलर के गुड्स की केयर करे जैसे कि एक ऑर्डिनरी और साउंड माइंड का आदमी करेगा। ड्यूटी ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। द बेली शुड यूज द गुड्स bailed to him strictly in accordance with the conditions of the contract of bailment. If he illegally uses the goods bailed to him, the contract of bailment becomes voidable at the option of the bailor. तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि बेली को गुड्स उसी हद तक यूज करने हैं जितना उसे बेलमेंट ने ऑथराइज किया है। अगर बेली ने इलीगली गुड्स का यूज किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। थर्ड, ड्यूटी ऑफ नॉट टू मिक्स द गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स। द बेली मस्ट कीप द गुड्स बेल्ड सेपरेट फ्रॉम हिज ओन गुड्स। ही शुड नॉट मिक्स हिज गुड्स विद अनदर विदाउट एनी प्रायर परमिशन ऑफ द बेलर। अब हमारा थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि ये बेली की ड्यूटी है कि वो बेलर के गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं कर सकता जब तक कि उसे बेलर की परमिशन ना मिल जाए। फोर्थ, ड्यूटी ऑफ नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल। द बेली होल्ड्स द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बेलर, so he has to return them to him. He cannot have the right of the bailor as to the ownership of the goods. अब हमारा चौथा पॉइंट ये बोलता है कि बेली सिर्फ बेलर के बिहाफ पे गुड्स को रखता है, तो उसे गुड्स को वापस करना होगा जब बेलमेंट का पर्पस अचीव हो जाएगा या बेलमेंट का टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेली के पास बेलर के राइट्स नहीं है, बेलर ही गुड्स का ओनर है। फिफ्थ, ड्यूटी ऑफ रिटर्न द गुड्स। द बेली शुड रिटर्न द गुड्स बेल्ड टू द बेलर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट for which the goods were bailed. The goods must be returned according to the directions of the bailor. If he fails to do so, he is responsible to the bailor for the loss, even if it arises without his negligence. तो हमारा फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है कि बेली को गुड्स बेलर को रिटर्न करने पड़ेंगे जब बेलमेंट का टाइम एक्सपायर हो जाएगा या फिर बेलमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाने पर। अगर बेली गुड्स रिटर्न करने में फेल हो जाता है और उसकी वजह से बेलर को लॉस होता है तो उसके लिए बेली जिम्मेदार होगा। आई होप यू enjoyed watching my video. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.